अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में ये भी आ जाता है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र की परिभाषा दीजिए, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं, राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न इसमें दो हो जाते हैं बच्चों, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से होता है जो अपने आपको एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हो जाती है, जिसमें से जिसकी सामान्य भाषा होती है, भौगोलिक स्थिति होती है, राष्ट्र का अलग इतिहास होता है, धर्म भी अलग होता है, राजनीतिक आकांक्षाएं तथा प्रजाति इत्यादि अलग अलग होती हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है बच्चों कि राष्ट्रवाद से आपका क्या आशय है, या राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद से आशय उस भावना या विचारधारा से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल रूप से जीवन में आत्मसात किया जाता है, अथवा बिल्कुल शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव की प्रबल भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव की प्रबल भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इन दोनों परिभाषाओं में से कोई भी एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं आगे, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों समुदाय का क्या है, या समुदाय किसे कहते हैं। ठीक है, तो समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा आपस में संगठित रहते हैं, परस्पर संगठित रहते हैं। ठीक है, चाहे प्रश्न पूछा जाए समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय की परिभाषा क्या है, समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय को परिभाषित कीजिए, या समुदाय क्या है, आपका उत्तर यही होगा कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। अगला प्रश्न वर्ग बच्चों है, वर्ग से आप क्या समझते हैं, या वर्ग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो वर्ग किसी समाज में निश्चित रूप से समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों के एकत्रित स्वरूप को कहते हैं, यह समुदाय का एक भाग होता है। ठीक है, जो वर्ग होता है वह किसी समाज में जो निश्चित रूप से समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले जो लोग रहते हैं, समान यानी बराबर के स्टेटस वाले जो लोग रहते हैं, उनको उनके एकत्रित यानी उन लोगों के एकत्रित स्वरूप को ही हम समाज कहते हैं और यह एक समुदाय का भाग होता है। अगला प्रश्न, समाज को परिभाषित कीजिए। ठीक है, या समाज की परिभाषा दीजिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं, समाज शास्त्र की प्रमुख संकल्पना अथवा अवधारणा है। समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने के लिए किया जाता है। इसकी एक बहुत ही छोटी परिभाषा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल है। ये भी मैकाइवर एवं पेज की ही परिभाषा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और परिभाषा लिख दी है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उनके विभाजनों की व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। जो कि ये परिभाषा बहुत ही टफ और काफ़ी बड़ी है, इसलिए आप मैकाइवर एवं पेज के अनुसार एक शॉर्ट परिभाषा दे सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी क्रम में, उपनिवेशवाद। यहाँ पर देखते हैं उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या उपनिवेशवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, उपनिवेशवादी कानून व व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी। ठीक है, जो उपनिवेशवाद की कानून व्यवस्था थी वो पक्षपातपूर्ण थी। दूसरा, उपनिवेशवाद का पोषण करने वाली सरकारों के पास धन का अभाव था। ये दो प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय समाज के दो मूल आधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो भारतीय समाज के दो मूल आधार थे निम्नवत हैं। नंबर 1, आश्रम व्यवस्था और दूसरी वर्ण व्यवस्था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था की भी 4 संस्थाएं थी। नंबर 1, गृहस्थ आश्रम, दूसरा यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा हो जाता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। और वर्ण व्यवस्था की भी 4 शाखाएं हैं। एक होता है ब्राह्मण, दूसरा हो जाता है क्षत्रिय, तीसरा हो जाता है वैश्य और चौथा हो जाता है शूद्र। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की भी 4 शाखाएं और आश्रम व्यवस्था की भी 4 शाखाएं। आगे देखते हैं बच्चों,
भारतीय समाज में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है? तो जो भारतीय समाज है इसमें 4 प्रकार के ऋणों का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3 तो बहुत ही मुख्य होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। लेकिन यहाँ पर चौथा जो है अतिथि ऋण, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, या इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो भारतीय समाज में 4 प्रकार के ऋणों का उल्लेख माना जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और अतिथि ऋण। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धर्म, दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। अब बच्चों इसी क्रम में हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10, वर्ग और जाति में क्या अंतर है? अब देखिए इसमें शॉर्ट में मैंने लिखा दिया, वर्ग और जाति में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 स्थायित्व में अंतर, ठीक है। स्थायित्व, देखिए जाति स्थायी होती है लेकिन वर्ग स्थायी नहीं होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि जाति का निर्धारण जो होता है वो जन्म से होता है। बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है उसको उसकी जाति मिल जाती है, लेकिन जो वर्ग होता है वो व्यवसाय पर आधारित होता है, ठीक है। व्यवसाय पर आधारित होने के कारण जैसे उसका व्यवसाय होता है उसी के अनुसार उसकी उपाधि मिल जाती है। अथवा आप कह सकते हैं कि जैसे ज़्यादा धन होने पर उसे बनिए की संज्ञा दी जाती है या कोई अन्य उपाधि उसे दे दी जाती है। दूसरा है सामाजिक दूरी में अंतर। अब सामाजिक दूरी क्या होती है? वर्ग जो जाति होता है, जाति की सामाजिक दूरी कम होती है, ठीक है। और जो वर्ग होता है व्यवसाय पर आधारित होता है, इसलिए उसकी सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। व्यक्ति व्यवसाय के उद्देश्य से या रोजगार के उद्देश्य से कहीं भी आ जा सकता है। सदस्यता में अंतर, जाति की सदस्यता स्थायी होती है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन वर्ग की सदस्यता में फेरबदल किया जा सकता है, ठीक है। व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में अग्रणी हो जाता है, जिसके कारण कह सकते हैं उसकी सदस्यता बदल जाती है, ठीक है। व्यवसायिक अंतर, व्यवसाय में भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। जाति का व्यवसाय निश्चित होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति में कार्य करता है या जो उसके पूर्वजों का कार्य होता है, जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से ही अपनी जाति के व्यवसाय को अपना लेता है। किंतु जो वर्ग होता है, वर्ग में व्यवसाय उसके योग्यता और कह सकते हैं उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। योग्यता होने पर वो कोई भी रोजगार अपना सकता है और आर्थिक स्थिति होने पर भी वो अपने रोजगार को चुन सकता है। प्रकृति में अंतर, ठीक है। जो जाति की प्रकृति होती है वो स्थायी होती है और जो वर्ग की प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, ठीक है। जाति में परिवर्तन संभव नहीं है लेकिन वर्ग में परिवर्तन संभव है, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता की मात्रा में अंतर। स्वतंत्रता, देखिए जाति में स्वतंत्रता या जाति में फेरबदल करने की या सदस्यता ग्रहण करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, लेकिन वर्ग में स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होती है, वो अपने वर्ग का बदलाव कर सकता है, ठीक है। अब बच्चों अगला और इस चैप्टर का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो जो भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं हैं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अनेकता में एकता, ठीक है। भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं क्या? अनेकता में एकता। फिर दूसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली। तीसरा विवाह के विभिन्न स्वरूप। और चौथा है पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। फिर है धर्म की प्रधानता और कृषि पर आधारित समाज और कर्म तथा पुनर्जन्म पर विश्वास, ठीक है। तो भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं क्यों? अनेकता में एकता। भारतीय समाज अनेक होते हुए भी इसमें एकता की भावना पाई जाती है, अर्थात अनेक रंग रूप का होते हुए, अनेक जातियों के होते हुए भी सब में एकता की भावना पाई जाती है। और भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं और परिवार के संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है, सभी आपसी रक्त से संबंधित होते हैं। विवाह के विभिन्न स्वरूप, अब देखिए यहाँ विभिन्न विवाह कई प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आगे के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। पितृसत्तात्मक परिवार की प्रधानता, भारतीय समाज पितृसत्तात्मक परिवार को अधिक महत्व देता है। यहाँ पितृसत्तात्मक परिवार का मुखिया जो पिता होता है, ठीक है। ऐसे परिवारों में पत्नी शादी करके पति के घर आकर निवास करती है, ठीक है। अगला है धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता यानी भारत एक धार्मिक देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों का समावेश है और सभी अपने अपने धर्म को महानता प्रदान करते हैं। कृषि पर आधारित समाज, भारतीय समाज कृषि प्रधान देश है। भारतीय देश जो है भारत देश वह कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण यहाँ पर आधारित समाज कृषि आधारित समाज कहलाता है। कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास, यानी भारतीय समाज कह सकते हैं
कि कर्म एवं पुनर्जन्म पर बहुत विश्वास रखता है, इसलिए वह एक धार्मिक समाज कहलाता है। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू।